हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से जो भूगोल विषय का जो पहला आपका खंड का पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग, इसके दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने इस विषय का स्टार्ट किया था, शुरुआत किया था। और ये आपका मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए न्यू बैच है, बिल्कुल फ्री है और काफ़ी सिंपल और सहज भाषा में आपको समझाया जाता है। सारा 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 का सारा चीज़ों को तोड़ तोड़ करके आपको समझाया जाता है बच्चों। कहीं पर किसी प्रकार की समस्या आपको समझने में नहीं आएगी, तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइएगा। पिछले पार्ट में क्या क्या पढ़े थे, थोड़ा सा फास्ट में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले जाना था संसाधन किसे कहते हैं, यानी कि पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकता को पूर्ति करता हो उसको संसाधन कहते हैं। फिर हम लोगों ने जाना था प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, मानव निर्मित संसाधन क्या होता है, और फिर मानव संसाधन क्या होता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में। मैंने बताया था आपको संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में हम लोगों ने जाना था। इसको हमने बांटा था उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। फिर उपयोगिता के आधार पर दो प्रकार के पढ़े थे हम लोगों ने। उपयोगिता के आधार पर एक होता है हमारा नवीकरणीय संसाधन और एक होता है आपका अनवीकरणीय संसाधन। और उसके बाद हम लोगों ने स्वामित्व के आधार पर पढ़ा था। स्वामित्व के आधार पर ये संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो संसाधन चार प्रकार के होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत यानी कि निजी संसाधन, दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन, तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा होता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। फिर विकास के स्तर के आधार पर हम लोगों ने संसाधन का वर्गीकरण किया था। विकास के स्तर के आधार पर पहला होता है हमारा संभावित संसाधन, दूसरा होता है हमारा मुख्य रूप से विकसित संसाधन, तीसरा होता है भंडार संसाधन और चौथा होता है हमारा संचित कोष संसाधन। ये सारी चीज़ हम लोगों ने पिछले पार्ट में कंप्लीट कर लिया था। यदि आप में से कोई भी बच्चा पिछला पार्ट का अध्ययन नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, क्योंकि पहला पार्ट किसी भी चैप्टर का पहला पार्ट यदि आप लोग पढ़ लेंगे, वहाँ पर काफ़ी सिंपल सिंपल चीज़ों को समझाया जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ को समझाया जाता है। तो आपका अगर बेसिक मजबूत हो जाएगा तो वो चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहला पार्ट जरूर देख लीजिएगा। आइए आज हम लोग बात करेंगे कि संसाधनों का किस प्रकार से विवेकपूर्ण तरीके से, किस प्रकार से अच्छी तरह से उपयोग किया जाए, उसका नियोजन किस प्रकार से किया जाए, संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखा जाए और इसके लिए कौन कौन सा सम्मेलन हुआ। इन सारे चीज़ों के बारे में काफ़ी विस्तार से बात करेंगे। कौन कौन सा क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है पिछले बोर्ड परीक्षा में, इनके बारे में ही चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं संसाधन नियोजन होता क्या है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन नियोजन कहलाता है। यानी कि संसाधन जो भी है उसका क्या करेंगे बच्चों, विवेकपूर्ण तरीके से काफ़ी अच्छी तरह से उपयोग करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग संसाधन नियोजन। जैसे आपने क्या किया, जल जल क्या है बच्चों, पानी क्या है, एक संसाधन है। अब शुद्ध जल आपको पीना है, तो पानी पीना है तो आप लोग क्या करते हैं, टूटी के पास जाते हैं, टूटी टूटी से पानी लेते हैं और टूटी को खुला हुआ छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ बच्चों, टूटी को खुला हुआ छोड़ दिए तो उससे पानी गिरता है ना। और पानी गिर करके पानी वेस्टेज हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, जिससे हमारा क्या हुआ, संसाधनों का संरक्षण नहीं हो पाया, संसाधनों का नियोजन नहीं हो पाया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको नहीं करना पड़ेगा। यदि टूटी से पानी लेते हैं तो पानी पिए और फिर तुरंत टूटी को अच्छी तरह से लगा देंगे, नल को अच्छी तरह से कस देंगे ताकि पानी लीक न कर जाए, पानी बर्बाद ना हो। ठीक है, इस प्रकार से अगर कोई चीज़ हम लोग संसाधन का उपयोग करेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग संसाधन नियोजन। आगे हमारा संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है। यदि किसी राष्ट्र का विकास होना है तो सबसे पहला चीज़ है उस राष्ट्र के जो भी संसाधन है उसका कैसा हो, नियोजन हो, विवेकपूर्ण तरीके से उसका उपयोग किया जाए। आगे है हमारा राजस्थान सौर ऊर्जा के लिए उपयुक्त स्थान है, किंतु ये राज्य जल संसाधन की दृष्टि से अति निर्धन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2023 में इसी बार हाल ही में ये प्रश्न आपको पूछा हुआ है मैट्रिक परीक्षा में, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सौर ऊर्जा के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो उपयुक्त कौन माना जाता है बच्चों, हमारा राजस्थान। और यदि आपको पवन ऊर्जा के लिए पूछा जाए, पवन ऊर्जा के लिए कौन राज्य है, तो पवन ऊर्जा के लिए हमारा गुजरात है बच्चों, समझ में आया। लेकिन यदि हम लोग राजस्थान के बारे में बात करें तो यहाँ पर काफ़ी कम संख्या में नदी है, इसलिए ये जल संसाधन की दृष्टि से काफ़ी क्या है, निर्धन है, गरीब राज्य है। गुजरात के बारे में बात कर रहे हैं तो गुजरात का कच्छ तथा खंबात की खाड़ी पवन ऊर्जा के लिए काफ़ी उपयुक्त स्थान है। और ये प्रश्न आपको इन फ्यूचर भविष्य में आ सकता है, ये प्रश्न नहीं आया है लेकिन हो सकता है कि ये प्रश्न आपको आ जाए कि पवन ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उपयुक्त होगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो कौन ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बच्चों, गुजरात हो जाएगा आपका सही। ठीक है, आगे है हमारा देश में संसाधन नियोजन के लक्षित उद्देश्य को हासिल करने के लिए भारत सरकार पंचवर्षीय योजना चला रहे हैं। यानी कि जो भी भारत में संसाधन उपलब्ध है उन संसाधनों को किस प्रकार से अच्छी तरह से उपयोग किया जाए, उसका विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाए, इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए भारत सरकार क्या करती है,
5 वर्ष वाली एक योजना चलाती है जिसको बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। इसकी शुरुआत 1951 से हुई है, 1951 से हुई है, 1951 से 1956, फिर उसी प्रकार से 1956 से 1961। 5-5 साल का क्या होता है, ये योजना बनाया जाता है। सरकार बैठती है और सरकार 5 साल का योजना बनाती है कि कौन कौन सा काम करना है, कितना सड़क बनाना है, कितना रेलवे बनाना है, कितना हमको हवाई अड्डा बनाना है, कितने स्कूल बनाने हैं, कितने हॉस्पिटल बनाने हैं। ये कार्य करता है पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बच्चों। जिस प्रकार से आप लोग इस बार मैट्रिक परीक्षा का देंगे, यानी कि 24 में मैट्रिक परीक्षा देंगे, तो यदि आप लोग क्या करें किए होंगे, अभी से अपने नोट कॉपी में एक छोटा सा प्लान बना लिए होंगे कि मुझे इतना महीना तक हमको ज्योग्राफी भूगोल खत्म करना है, इतना टाइम तक मुझे मैथ खत्म करना है, मैथ को इतना घंटा पढ़ना है, इतना घंटा हमको साइंस पढ़ना है। ये आप क्या करना है, एक योजना बनाते हैं ना। ये योजना क्या है, आपका कारगर साबित होता है, आपके लक्ष्य के प्रति आपको आकर्षित करता है। और जब आप ये योजना पर खड़े उतरते हैं तो आप क्या करते हैं, बिहार बोर्ड में टॉपर कर जाते हैं, आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा आ जाता है, 80% प्लस 90% प्लस ला लेते हैं ना। काफ़ी आसान है बच्चों, अच्छी तरह से पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे सारा चीज़, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बात करते हैं संसाधनों का संरक्षण। किस प्रकार से संसाधनों का, हम लोगों ने नियोजन को जान लिया, तो अब हम लोग जानेंगे संरक्षण किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से संसाधनों को बचाया जाए। तो संसाधन के संरक्षण का तात्पर्य यह है कि उसका नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग, अर्थात वह संसाधन जो समाप्त होने वाले हैं उसे विवेकपूर्ण ढंग से निकाला जाए और उसका उपयोग किया जाए। ऐसा ऐसा करना ही संसाधन का संरक्षण कहलाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संसाधन के संरक्षण से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर या प्रश्न में आपको पूछा हुआ है। यदि आपको यकीन नहीं हो रहा है, क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लेंगे तो क्वेश्चन बैंक में आपको ये प्रश्न मिल जाएगा कि संसाधनों के संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि संसाधनों का क्या है, नियोजित और विवेकपूर्ण तरीके से उसका उपयोग कर ले। वह संसाधन जो समाप्त होने वाले हैं उसको क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, उसको खदानों से निकालेंगे। और ऐसा करना क्या कहलाएगा, संसाधनों का संरक्षण कहलाएगा। आगे है हमारा संसाधनों के संरक्षण के संदर्भ में महात्मा गांधी, काफी इंपॉर्टेंट है, भी लगा दीजिए। ये ऑब्जेक्टिव आपको 100% पूछा जा सकता है कि संसाधनों के संरक्षण के संदर्भ में महात्मा गांधी ने क्या कहा है। तो महात्मा गांधी ने कहा है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास क्या है बच्चों, काफी संख्या में, यानी कि हमारी जनसंख्या है लगभग 140 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या है। तो हमारी इतनी जनसंख्या है तो क्या कर रहे हैं हम लोग, संसाधनों का अनियोजित तरीके से उपयोग कर रहे हैं, एकदम विदोहन कर रहे हैं हम लोग, जैसे का तैसे उसका उपयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, अपने पेटों को भरते हैं, लेकिन इन भविष्य में रखने के लिए, भविष्य के अपने पीढ़ी आने वाले पीढ़ी के लिए हम लोग कुछ बचा के नहीं रख रहे हैं। तो ये इसके लिए गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। आगे बात करते हैं, संसाधनों के संरक्षण के लिए कई आंदोलन किए गए और इसमें से 2 आंदोलन आपके पुस्तक में चर्चा किया गया है। मैं आपको बता दूं बच्चों, आप लोग कौन सा किताब पढ़ेंगे, बीटीसी, जो बिहार बोर्ड स्पेशल किताब आता है आपको बच्चों बीटीसी का, उस किताब को आपको पढ़ना है। मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट वीडियो डाला है अपना इस चैनल पर, उस शॉर्ट वीडियो में देख लेंगे आपको कौन कौन सा किताब पढ़ना है। बीटीसी पब्लिकेशन का किताब पढ़ेंगे आप लोग का, जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है, बिहार बोर्ड के द्वारा, बिहार पब्लिकेशन का है स्पेशल। और इसमें काफ़ी सिंपल भाषा में, सरल भाषा में सारा चीज़ है, काफ़ी सिंपल भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। तो जियोग्राफी यानी कि सामाजिक विज्ञान का जितना भी भाग है, जितना भी पार्ट है, जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, इन सारे को किस पब्लिकेशन का पढ़ना है आपको, बीटीसी पब्लिकेशन का पढ़ना है। तो इनमें मुख्य रूप से संसाधनों के संरक्षण के लिए आंदोलन चलाए गए। 2 आंदोलन इसमें महत्वपूर्ण, एक है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, दूसरा है आपका चिपको आंदोलन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में। इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाला मेधा पाटेकर, काफी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो मेधा पाटेकर साहब ने किया था। किसने किया था, मेधा पाटेकर। दूसरा चीज है, नर्मदा बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश राज्य में किया गया था। तो ये नर्मदा नदी कहाँ पर है, तो नर्मदा क्या है, एक नदी है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है, जल से, मिट्टी से, पशु से, इनमें से किसी से नहीं। तो नर्मदा एक नदी है बच्चों, और इस नदी का संबंध किससे होगा, तो नदी में पानी रहता है तो जल से संबंध है। और ये किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश राज्य में है। तो ये आंदोलन कहाँ पर चलाया गया था, मध्य प्रदेश में चलाया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नर्मदा नदी पर बनाए जाने वाले बांध को रोक करके पर्यावरण विनाश तथा इससे लोगों के विस्थापन को रोकना था। यानी कि कोई भी नदी बहती है, यदि उस पर आप बांध बनाएंगे बच्चों, यदि उस पर आप बांध बनाएंगे तो क्या होगा, उस बांध की वजह से बहुत बड़े मात्रा में मैदानी क्षेत्रों में पानी फैल जाएगा और
उस पानी से क्या होगा, भयंकर बाढ़ आ जाएगा और बड़ा से बड़ा गांव उसमें तबाह हो जाएगा। उसमें जितने भी लोग होंगे उसके आसपास विस्थापित हो जाएंगे, वहां से उसको भाग जाना पड़ेगा, उसके घर द्वार पानी में डूब जाएंगे, है ना। तो इसी चीज को बचाने के लिए, जंगलों को, पौधों को डूबने से बचाने के लिए मेधा पाटेकर के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था मध्य प्रदेश में, जिसको क्या, कौन सा आंदोलन चला कहा गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन। आगे है हमारा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के बारे में कई चीज आपको कई बार पूछा हुआ है। सबसे पहला चीज आपको पूछा हुआ है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। किसने किया था बच्चों, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था, तो उत्तराखंड में चलाया गया था। उत्तराखंड के कौन सा जिला, टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल एक जिला है उत्तराखंड का, वहीं पर चलाया गया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चिपको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया, तो उत्तराखंड। आगे हमारा, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पेड़ पौधों एवं जंगलों की कटाई को रोक करके वन्य जीवों को बचाना तथा पर्यावरण को शुद्ध रखना था। यानी जो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, जो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था कि जो भी पेड़ पौधे काट रहे थे, लोग क्या करते थे, उन पेड़ पौधों से जाकर के चिपक जाते थे। मान लीजिए ये हमारा कोई पेड़ है बच्चों, तो लोग क्या करते थे, आते थे और उस पेड़ से जाकर के चिपक जाते थे और चिपक करके कहते थे कि इस पेड़ को काटने से पहले मुझे काटिए, यदि पेड़ को काटना है तो सबसे पहले मुझे काटना पड़ेगा, तब इस पेड़ को काटने देंगे हम। तो वो इससे क्या करते थे, विरोध करते थे। जो भी पेड़ काटने वाले जो मालिक आते थे, जंगलों के मालिक आते थे, उनका विरोध करते थे, पेड़ों को काटने से रोकते थे, जंगली जानवरों को बचाते थे, पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए वो लोग ऐसा करते थे। तो ये आंदोलन कहाँ पर चला गया था, उत्तराखंड में। आगे है हमारा, मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थात डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, तो संसाधनों के अनियोजित विद्वहन से। ये प्रश्न आपको पूछा हुआ है, क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिएगा कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था से क्या संबंध है। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था से संबंध है संसाधनों के अनियोजित दोहन से। डाकू चोरी करने आता है बच्चों, तो क्या वो देखता है कि किस धर्म का है, किस जात का है, इसके पास पैसा है या नहीं, कुछ नहीं देखता है। बस उसको सिर्फ सामान होना चाहिए, मिलना चाहिए, बस साइकिल मिला चोरी करके लेके चल गया, आपके पास छीन करके लेके चले जाएगा, है ना। तो डाकू वो नहीं देखता है कुछ कि किस समुदाय से आता है, क्या है, इसके पास रुपया है कि नहीं है, खाने को कुछ है कि नहीं, बस उसके लाभ, अपना लाभ देखता है, उसका लाभ हुआ बस हुआ। तो इस प्रकार से डाकू की जो अर्थव्यवस्था होती है उसके संबंध किससे है, तो संसाधनों के अनियोजित दोहन, यानी कि कोई नियोजित तरीके से नहीं, कोई उसका देखता नहीं है, सोचता नहीं कि भविष्य में क्या होगा, इसका मम्मी पापा है या नहीं है, या फिर इसका कोई आगे कोई पुत्र या कोई पुत्री है या नहीं है, कुछ नहीं देखता बच्चों। आता है बस चोरी करके सामान लेके चले जाता है ना। आगे बात करते हैं संसाधनों के संरक्षण के लिए किए गए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। यहाँ से आपको 3 ऑब्जेक्टिव आपको पिछले बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, 3 से 4 ऑब्जेक्टिव, सॉरी बच्चों 4 से 5 ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा हुआ है, आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा आपको यहाँ से। तो सबसे पहला पॉइंट है संसाधनों के कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। तो सबसे पहला है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कौन सा कन्वेंशन हुआ था, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। यह प्रश्न आपको पूछा हुआ है बच्चों बोर्ड परीक्षा में। सॉरी बच्चों, ये प्रश्न आपको मुख्य रूप से आया हुआ है कि अफ्रीकी कन्वेंशन जो हुआ था कब हुआ था, तो 1968 ईस्वी में। या आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ये हुआ था, कन्वेंशन हुआ था, तो ये हुआ था आपका अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन सा कन्वेंशन बच्चों, अफ्रीकी कन्वेंशन। ध्यान रखिएगा, आपको ये प्रश्न आपको 2021 में पूछा हुआ है, आपको अफ्रीकी कन्वेंशन वाला। दूसरा पॉइंट है हमारा पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन के पश्चात प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह प्रश्न 2018 में पूछा हुआ है आपको। 2018 में आपको ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, मैट्रिक परीक्षा बिहार बोर्ड में आया हुआ है बच्चों। आपको ध्यान रखिएगा, हम लोग बिहार बोर्ड का ही अध्ययन कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। 5 जून, कितना जून को, 5 जून को। आप में से यदि किसी का बर्थडे है बच्चों 5 जून को, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए, मुख्य रूप से 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। कब पूछा हुआ है ये प्रश्न, 2018 में आया हुआ है। अगला पॉइंट है हमारा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, यानी प्रथम पृथ्वी जो सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया था 1992 में। कहाँ पर किया गया था, रियो डी जेनेरिया। रियो डी जेनेरिया कहाँ पर है, ये ब्राजील में है। तो रियो डी जेनेरिया कहाँ पर है, ब्राजील में। आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ध्यान रखेंगे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर किया गया था, रियो डी जेनेरिया में। ये प्रश्न 2021 में पूछा हुआ है बच्चों। 2021 का
2021 का फर्स्ट सेटिंग और सेकंड सेटिंग दोनों सेटिंग में पूछा हुआ है। अब सोचिए, हद कर दिया बिहार बोर्ड ने कि इस प्रश्न को 2021 का पहला यानी प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों पाली में पूछ लिया था। अब सोचिए बच्चों, अगला है हमारा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1997। ये सारे सम्मेलन किसके लिए हुआ है? संसाधनों के संरक्षण के लिए, किस प्रकार से पर्यावरण को शुद्ध रखा जाए, किस प्रकार से खनिजों को बचाया जाए, किस प्रकार से वन्य और वन्य प्राणी जंगलों को बचाया जाए कटने से, किस प्रकार से जल संसाधन को बचाया जाए, हमारे पर्यावरण को ग्लोबल वार्मिंग से किस प्रकार से बचाया जाए, ओजोन परत को छिद्र होने से किस प्रकार से बचाया जाए, है ना। ये सारे के लिए हुआ था ये सारा सम्मेलन हमारा। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क में। ये प्रश्न आपको पूछा हुआ है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ये प्रश्न 2020 में पूछा हुआ है, आपको ध्यान रखेंगे। जब हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करेंगे तो वहां पर सारा चीज मैं आपको बता दूंगा, कौन सा प्रश्न कब आया हुआ है, और ऑब्जेक्टिव का आप लोग को प्रैक्टिस करना है मेरे साथ। चैनल में न्यू है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए जल्दी से। तो न्यूयॉर्क कहाँ पर है? अमेरिका में है। अगला है हमारा तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। कहाँ पर? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है बच्चों। जोहान्सबर्ग हमारा कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में है जोहान्सबर्ग। ये प्रश्न आपको आया हुआ है बच्चों, ध्यान रखेंगे। तो जोहान्सबर्ग के बारे में आप लोग को याद रखना है, ये प्रश्न आया हुआ है। चलिए अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट है आज की इस वीडियो का। 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन हुआ था। कौन सा सम्मेलन? क्योटो सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन बच्चों? क्योटो सम्मेलन। क्योटो एक स्थान है बच्चों जापान का। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है क्योटो कहाँ पर है, क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो क्योटो है जापान का एक स्थान, एक शहर का नाम है क्योटो। तो जापान में है आपका। जापान की राजधानी कहाँ है बच्चों? टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो। तो आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पर दिक्कत है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं बच्चों वीडियो देख करके, तो लाइक कीजिए जल्दी से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी तरह से इसी प्रकार से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।